हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का ये अंतिम टॉपिक है इस यूनिट का। तो आज हम लोग इसमें अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। तो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और डायनमो, और इसके बाद में एक ट्रांसफार्मर ये बच रहा है। यही दो टॉपिक आज अध्ययन करना है, और ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हर परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास एक बेहतरीन क्लास साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। तो यह डायनमो के लिए ही उसका चित्र दिखाया गया। अब क्या होता है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। उसका एक महत्वपूर्ण, एक उपयोगी उदाहरण यह डायनमो है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है। क्या है इसमें, क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत भी अनिवार्य है। तो इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक वही घटना, उसी सिद्धांत पर यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाया गया है। इसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा जनित्र भी होता है। दिष्ट धारा जनित्र, उसके द्वारा हम दिष्ट धारा को उत्पन्न करते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अगर है तो उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सिद्धांत तो बताया ही गया कि इसमें मुख्य सिद्धांत इसका यही है कि जब कोई कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उस कुंडली से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन अथवा उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी सिद्धांत पर यहां भी जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह एक प्रत्यावर्ती धारा होगी। इसका मुख्य कार्य यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यांत्रिक ऊर्जा कहां खर्च होती है भाई, कुंडली को जब घुमाया जाएगा तो घुमाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य, यानी हम यांत्रिक ऊर्जा व्यय करेंगे तब कार्य कर पाएंगे। हमें कुंडली को घुमाना है तो हमें कुछ यांत्रिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। जब यांत्रिक ऊर्जा व्यय करेंगे तब वो घुमाने वाला कार्य पूर्ण होगा, और जब कुंडली घूमेगी तो जो यांत्रिक ऊर्जा हमने व्यय किया वही वह विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्रदान कर देती है। तो यही इसका मुख्य कार्य है, और सिद्धांत बताया ही गया। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। इसके तीन मुख्य भाग, सबसे पहला मुख्य भाग क्षेत्र चुंबक। देखिए इसका पहला मुख्य भाग है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, तो क्या होता है क्षेत्र चुंबक, तो ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके बीच में हम कुंडली को रखते हैं। कुंडली को जिसके बीच में रखकर घुमाया जाता है वही एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जो अवतलाकार होता है। अवतलाकार, देखिए अवतलाकार, यहाँ एक चुंबक है जिसके ध्रुवखंड, यहाँ एन वाला ध्रुव इधर दिखाया गया और यस ध्रुवखंड इधर दिखाया गया। मतलब दो चुंबक हैं जिसका नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल एक दूसरे के ठीक सामने है। तो निश्चित रूप से यह अवतलाकार लिया गया है। भाई अवतलाकार क्यों लिया गया, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच में बना रहे, उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य बना रहे, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। इस कारण से यहां अवतलाकार दो चुंबकीय ध्रुवखंड को, उनके नॉर्थ और साउथ पोल को आमने सामने करके रखते हैं, और उसी के बीच में एक कुंडली रखी जाती है। अब इस कुंडली को क्या कहते हैं, तो देखिए एक भाग इसका क्षेत्र चुंबक जो कहा गया वो यही अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवखंड है। एक शक्तिशाली, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच में यहां कुंडली रखी होती है,
और ये नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने होते हैं, तो इनसे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लगातार इसमें जाती रहती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया चालू रहती है और दोनों चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसी को हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसका दूसरा मुख्य घटक क्या है? तो इसका दूसरा मुख्य घटक है आर्मेचर। आर्मेचर इसका दूसरा मुख्य घटक है। अब आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर उसी कुंडली को कहते हैं जो कुंडली इन ध्रुवखंडों के बीच में रखी हुई है। ये कई फेरों की कुंडली होती है, तार के कई फेरे होते हैं और उसी में हम आयताकार, यहां दिखाया गया है आयताकार कुंडली लिया गया और इस कुंडली का एक सिरा, देखिए एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है इस सर्पी वलय के साथ और दूसरा सिरा दूसरे सर्पी वलय के साथ। यहाँ दो सर्पी वलय भी लगे हुए हैं। अब सर्पी वलय क्या है उसको भी आगे बताएंगे। यहाँ फिलहाल ये आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर कई फेरों वाली एक कुंडली होती है जो चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच घूमती है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। तो पहला इसका मुख्य घटक था क्षेत्र चुंबक, दूसरा इसका मुख्य घटक है आर्मेचर और तीसरा इसका मुख्य घटक जो है उसको हम सर्पी वलय, और दो ब्रुश लगे हुए हैं इसमें, एक्स और वाई दो ब्रुश लगे हुए हैं, तो इसको हम एक साथ कह सकते हैं सर्पी वलय तथा ब्रुश। सर्पी वलय तथा ब्रुश, यह इसके तीसरे घटक है। यही तीन इसके मुख्य घटक होते हैं। कभी कभी एक नंबर में इसके घटकों के बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन से अवयव हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, तो वह तीन मुख्य अवयव यही हैं। इनके बारे में जान ही रहे होंगे। सर्पी वलय क्या होता है? तो ये तांबे का छल्ला होता है। यहाँ दो तांबे के छल्ले हैं, एक ये है और एक ये है। एक तांबे का छल्ला होता है जो इस प्रकार होता है कि जो घूम सके, वो घूमने वाला होता है कि आसानी से वो घूमता रहे। इसीलिए देखिए इस कुंडली के एक सिरे को इस एक सर्पी वलय से जोड़ा गया, दूसरे सिरे को दूसरे इस पर जोड़ दिया गया है, दूसरे यहां पर जोड़ा गया है। दूसरे सर्पी वलय के साथ दूसरे सिरे का कुंडली का यहां संबंधन कर दिया गया और ये दोनों घूमने वाले होते हैं। अपने स्थान पर यह स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, घूम सकते हैं। और किसके सहारे? तो यहां देखिए एक्स वाई दो ब्रुश दिखाए गए, ये कार्बन के ब्रुश होते हैं। एक्स वाई दो कार्बन के ब्रुश होते हैं। एक्स वाला यहां दिखाया गया है, इस सर्पी वलय के साथ जो ब्रुश जुड़ा हुआ है उसको एक्स कहा गया, दूसरे वाले के साथ जो जुड़ा है वो वाई है। तो एक्स वाई दो यहां ब्रुश हैं जो सर्पी वलय के साथ संबंधित होते हैं। इन्हीं के नीचे जो ब्रुश लगे हुए हैं, ब्रुश के नीचे ही वो तांबे के छल्ले यानी सर्पी वलय उसी के नीचे फिसलते हैं, घूम सकते हैं वो आसानी से कुंडली के साथ साथ। जब कुंडली को घुमाया जाता है तो यह तांबे के जो छल्ले लिए गए यानी सर्पी वलय जो है वह भी घूमता है कुंडली के साथ साथ और उसको ये सपोर्ट किए रखता है। ये नहीं घूमेगा, ब्रुश नहीं घूमता है, ब्रुश स्थिर रहता है, बस ब्रुश के नीचे वह छल्ला घूमता रहता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसकी क्रिया क्या है भाई। इसमें तीनों मुख्य भाग तो आसानी से समझ गए होंगे। इसकी क्रिया क्या है, कैसे कार्य करता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है इसके द्वारा। भाई प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है, तो वही चीज आज जानने वाले हैं। देखिए क्रिया, इसकी मुख्य क्रिया क्या है। तो जब हम इस कुंडली को तेजी से इस चुंबकीय ध्रुवखंड के भीतर घुमाते हैं तो यहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी क्षण यह क्षैतिज में है, भाई घूमता है, घूम रहा है और उसी में हमने कल्पना किया कि किसी क्षण यह तल के ठीक क्षैतिज इस प्रकार से तल के क्षैतिज में है और फिर उसका जो AB सिरा है भाई दक्षिणावर्त यहां घूर्णन कराया जा रहा है। किसी क्षण हमने मान लिया कि यह कुंडली इस चुंबकीय ध्रुव खंडों के भीतर दक्षिणावर्त घूम रही है, दक्षिणावर्त दाईं तरफ इसको घुमाया जा रहा है। अब एक क्षण ऐसा आया कि जब यह क्षैतिज है तो उस क्षण दक्षिणावर्त घूमने के लिए इसका सिरा AB दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो क्या होगा, AB सिरा ऊपर जाएगा। तो किसी क्षण जब यह क्षैतिज है उस समय
हम ध्यान पूर्वक देखते हैं कि जब ये क्षैतिज है और क्षैतिज से दक्षिणावर्त घूमने के लिए इसका ए बी सिरा ऊपर जाएगा, और ए बी सिरा जब ऊपर जाएगा तो ये सी डी वाला सिरा नीचे जाएगा। दक्षिणावर्त घूमने के लिए एक सिरा ये ऊपर उठेगा और सी डी सिरा नीचे जाएगा। तो जब ये क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर हो रहा है, जब ये क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर हो रहा है, उस समय इसमें धारा की दिशा ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भाई चुंबकीय ध्रुव खंड इधर रखे हुए हैं, चुंबकीय बल रेखा इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये उठ रहा है ऊपर की ओर। देखिए इस तरीके से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये पहली उंगली रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है पहली उंगली की दिशा में, और ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो ऊपर की ओर ये अंगूठा हमने कर दिया, अंगूठा देखिए ऊपर की ओर कर दिया। ए बी सिरा ऊपर उठ रहा है तो जब ये ऊपर उठेगा तो ये बीच वाली उंगली क्या बता रही है कि धारा जो इसमें बहेगी वो ए से बी की ओर बहेगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम इसमें बहने वाली धारा का पता लगा लेते हैं कि जब किसी क्षण यह कुंडली क्षैतिज में है और क्षैतिज से जब इसका ए बी सिरा ऊपर जा रहा होता है तो क्षैतिज से जब ऊपर जाएगा उस दौरान इसमें धारा ए से बी की ओर बहेगी, और जब ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ए बी ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो उस समय इसका सी डी वाला सिरा ठीक नीचे होगा, और जब ऊर्ध्वाधर के पश्चात वो और आगे बढ़ेगा तो अब ए बी सिरा नीचे जाने लगा और सी डी ऊपर आने लगा। तो जब ए बी नीचे जाने लगेगा और सी डी ऊपर आने लगेगा तो तुरंत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। अब धारा की दिशा विपरीत होगी, देखिए यहां सी डी वाले में सी से डी की ओर धारा, इधर ए बी धारा जब बहेगी तो ए बी से बी सी, बी सी से सी डी, इस तरीके से धारा प्रवाह होगा। जब ये क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आने लगेगी तो धारा का प्रवाह इस तरीके से, और जब ऊर्ध्वाधर से फिर ऊर्ध्वाधर के पश्चात ए बी जब नीचे जाने लगेगी तो धारा की दिशा ठीक विपरीत हो जाएगी। यही प्रक्रिया होती है, हर आधे चक्र में धारा की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे ही यह सिरा ऊपर उठेगा और सी डी नीचे जाएगा तो धारा ए से बी की ओर बहेगी, मतलब इस तरीके से धारा का प्रवाह जो चित्र में दिखाया गया है ये क्षैतिज से ए बी वाला सिरा ऊपर उठने के कंडीशन वाले को दिखाया गया है कि जब ए बी ऊपर उठ रहा है उस दौरान धारा की दिशा ये होगी। अब देखिए ब्रुश एक्स से धारा निकल रही है और ब्रुश वाई में प्रवेश कर रही है, तो हमारा ये जो ब्रुश एक्स है वह धन ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। भाई इस प्रकार इसमें धारा बह रही है कि जैसे ये सेल का धन ध्रुव हो और ये ऋण ध्रुव हो। इस सेल या बैटरी में जैसे धन ध्रुव से धारा निकलती है, ऋण ध्रुव में प्रवेश करती है, तो ठीक उसी प्रकार यह दोनों ब्रुशों का व्यवहार होगा। जब यह ए बी सिरा क्षैतिज से ऊपर की ओर आने लगेगा उस दौरान एक्स ब्रुश धन ध्रुव के समान व्यवहार करेगा और वाई ध्रुव, वो वाई जो ब्रुश है वो ऋण ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। यानी धारा एक्स सिरे से निकलेगी, एक्स ब्रुश से निकलेगी और वाई ब्रुश में प्रवेश करेगी, और जब यह सिरा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो सी डी नीचे हो गया। अब ऊर्ध्वाधर को जब ये पार करने लगेगा यानी ए बी सिरा जब नीचे जाने लगेगा तो सी डी ऊपर आने लगेगी, तो उस दौरान धारा ठीक विपरीत होगी। अब यहां वाई ब्रुश से धारा निकलेगी और एक्स ब्रुश में प्रवेश करेगी। तो हर आधे चक्कर में धारा की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो हम जानते हैं अगर कोई धारा इस प्रकार बह रही हो कि हर आधे चक्र में उसकी दिशा में परिवर्तन हो तो वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इस प्रकार ये प्रत्यावर्ती धारा जो बाह्य परिपथ जुड़ा हुआ है, इस बाह्य परिपथ में जो धारा बहेगी वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। तो यही इसका मुख्य सिद्धांत है। इस प्रकार से यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्य करता है, यही इसकी क्रिया है। इसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। अब एक दिष्ट धारा जनित्र है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हाई स्कूल में है, और उसमें इसमें अंतर केवल इतना है कि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलय की जगह पर विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है। वहां विभक्त वलय होता है, यहां सर्पी वलय है। सर्पी वलय ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, पृथक हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। ये दोनों सर्पी वलय एक दूसरे से पृथक रहते हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। इस कुंडली का एक सिरा इस सर्पी वलय से, दूसरा सिरा दूसरे सर्पी वलय से जुड़ा है। सर्पी वलय जब कुंडली घूमती है तो उसके साथ घूमता है। इस ब्रुश के सहारे एक्स वाई ब्रुश अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, उसी के नीचे वह छल्ला तांबे का घूमता रहेगा। तो तांबे का छल्ला है तो इसके माध्यम से
यहाँ धारा जो उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, इस बाह्य परिपथ में प्रवाहित होगी और इसमें लगा हुआ बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो इस प्रकार हम इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रिया पढ़ चुके। अब आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसमें मुख्य बातें जो बताई गई है, उन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। डायनेमो में मेन बातें, इसका सिद्धांत क्या है, इसका कार्य क्या है। भाई कार्य, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, मुख्य कार्य क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके कौन कौन से अवयव हैं और किस प्रकार क्रिया और चित्र, इतने बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। अब आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में आती है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आती है। ये किस घटना पर आधारित है? तो हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण की घटना पर यह आधारित है। तो किस प्रकार यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाती है? तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज है और धारा, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जब वोल्टेज उच्च होता है तो धारा दुर्बल होती है, और जब वोल्टेज निम्न होता है तब धारा प्रबल होती है। तो यह ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोनों तरह का कार्य कर सकता है। यह निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में भी बदल सकता है, और एक दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है वह उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के काम आता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अन्योन्य प्रेरण पर आधारित जो यह युक्ति है, यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आती है, और ये दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार का होता है। ऊंचाई और अपचाई, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसको कहते हैं स्टेप अप, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यहां जो चित्र दिखाया गया है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यह फिगर दिखाया गया। क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, किस काम आता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के काम आता है। ये निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के काम आता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर इसका ठीक विपरीत है। ये वोल्टेज निम्न को उच्च करता है ऊंचाई, और अपचाई ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एक बात यहां ध्यान रखना है कि जब वोल्टेज उच्च रहेगा तो धारा दुर्बल रहेगी, और जब वोल्टेज निम्न रहेगा तब धारा प्रबल रहेगी। तो धारा को उसके साथ जोड़कर हम आसानी से बता सकते हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के उच्च वोल्टेज की दुर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में बदलने के काम आता है। अब देखिए इसकी रचना क्या है। भाई ट्रांसफार्मर केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। सबसे मुख्य बात यह ध्यान रखिए, ये केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करेगा, दिष्ट धारा पर यह कार्य नहीं करता, क्योंकि इसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना से यह कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण तब होगा जब परिवर्तनशील धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हम इसकी रचना कंस्ट्रक्शन इसका जानने वाले हैं। तो यहाँ एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र दिखाया गया है। इसमें देखिए नर्म लोहे की
कई पत्तियां ली गई है, एक के ऊपर एक करके एक पटलित क्रोड के रूप में बनाया गया है। तो इसमें नर्म लोहे की कई पत्तियां, यहां देखिए, यह आयताकार या गोलाकार पत्तियां ली जा सकती हैं, आयताकार या गोलाकार कई पत्तियां एक के ऊपर एक करके इस प्रकार से, बीच में देखिए कटा हुआ है, बीच में खाली स्थान है और उसके ऊपर ये एक पत्ती है, यहां दिखाया गया है वर्गाकार। तो ये आयताकार होता है या हम गोलीय भी ले सकते हैं, गोलाकार भी। तो बीच में खाली स्थान है और यहाँ इतने में ये पत्ती इस तरीके से यहाँ दिखाया गया, और यहाँ इतना मोटा क्रोड है, मतलब कई पत्तियां, इतना मोटा कई पत्तियां एक के ऊपर एक करके तह लगाकर एक पटलित क्रोड बनाते हैं। और बीच बीच में प्रत्येक पट्टी के बीच, दो पट्टियों के बीच में हम अचालक पदार्थ यानी वार्निश या पेंट बीच बीच में लगा देंगे या कोई प्लास्टिक रख दिया करते हैं, जिससे कि भंवर धारा ना उत्पन्न होने पाए। अगर दो पत्तियां एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी तो निश्चित रूप से वहां भंवर धारा उत्पन्न होगी और वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नर्म लोहे की कई पत्तियां होती हैं जो पृथक्कृत रूप में एक दूसरे से अलग रहती है, पृथक रहती हैं, बीच बीच में वार्निश या प्लास्टिक या कागज का प्रयोग कर देते हैं, कुछ अचालक बीच में रख देते हैं कि एक पत्ती की धारा दूसरे में न जाने पाए। तो इस प्रकार से एक मोटा पटलित लौह क्रोड, देखिए यहां लिखा हुआ है पटलित लौह क्रोड, यानी कई पत्तियों को एक के ऊपर एक करके एक मोटा क्रोड के रूप में बना लिया जाता है। और फिर उसके ऊपर तांबे के तार के दोनों तरफ तांबे के तार लपेटे गए, एक तरफ मोटे तार के कम फेरे होते हैं और दूसरे तरफ तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो यहां देखिए एक ही क्रोड पर ये एक और मोटे तार के कम फेरे हैं और दूसरी तरफ पतले तार के अधिक फेरे हैं। ये मोटा तार इधर एक तरफ प्रयुक्त किया गया है, इस तार को और डार्क कर दिया जाए जिससे क्लियर हो सके। ये मोटा तार है, अब देखिए इसमें तांबे के मोटे तार के कम फेरे हैं और इधर तांबे के पतले तार के अधिक फेरे। एक ही क्रोड पर ये दोनों तार की कुंडलियों को लपेटा गया है। अब यहां ये जो रचना दिखाया जा रहा है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कैसे पहचाना गया कि जब एक सिरे पर मोटे तार के अधिक फेरे हैं और उसी सिरे पर हम उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं जिसका वोल्टेज हमें बढ़ाना है। जिस प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाना है उसको अगर हम इधर आरोपित करें, मोटे वाले तार के जिधर कम फेरे हैं उधर अगर आरोपित कर दें तो हमको पतले वाले तार के फेरे जिधर हैं उस साइड में हमें वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा और यह ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के रूप में हो जाएगा। ये आरोपित कर रहे हैं हम, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको द्वितीयक कुंडली। ये प्राथमिक कुंडली होता है और ये द्वितीयक कुंडली। यहां एसी मेंस लिखा गया, एसी मेंस मतलब जिस प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को हमें बढ़ाना है, निम्न वोल्टेज का है, उसको हम यहां प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं और प्राथमिक कुंडली में जोड़ेंगे तो द्वितीयक कुंडली में हमको बढ़ा हुआ वोल्टेज वाला प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, धारा दुर्बल हो जाएगी, वोल्टेज यहां बढ़ जाएगा। तो ये प्रबल धारा को दुर्बल धारा में बदलता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई में इसके ठीक विपरीत लिया जाता है, बाकी संरचना यही होती है, बस ये दोनों कुंडलियां ठीक इसके विपरीत होती है कि प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे लिए जाते हैं और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर में। तब वहां प्राथमिक में जब हम उच्च वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो द्वितीयक में हमें निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है। तो अपचाई में ठीक इसके विपरीत होता है। तो यह संरचना पूरी समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जाता है, क्यों पटलित बनाते हैं, भाई पटलित क्यों बनाया गया, पृथक्कृत क्यों पत्तियों को रखा गया। तो यह सब बातें इसमें क्षय होने वाली ऊष्मा को कम करने के लिए ही ऐसा किया गया है। प्रत्येक पत्ती के बीच में प्लास्टिक या वार्निश इसीलिए लगाया जाता है कि दो पत्तियां एक दूसरे के संपर्क में आकर भंवर धारा ना उत्पन्न कर दे, भंवर धारा से ऊष्मा का क्षय ना होने पाए, उसी को बचाने के लिए
इसको हम पृथक्कृत करके रखते हैं। नर्म लोहे का क्रोड क्यों लिया गया? तो नर्म लोहे का क्रोड शैथिल्य हानि को कम करने के लिए लिया जाता है, या शैथिल्य हानि को और कम करना है तो कोई ऐसा हम मिश्र धातु, चुंबकीय मिश्र धातु प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम हो। तो ऐसे चुंबकीय हम कोई मिश्र धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं नर्म लोहे के लिए। तो फिलहाल यहाँ नर्म लोहे का प्रयोग किया गया, उसी की पत्तियां ली गई हैं और पटलित लौह क्रोड के रूप में बनाया गया। मोटे तार के, तांबे के तार के एक तरफ कम फेरे एक तरफ अधिक फेरे जब लगा देंगे तब ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और मोटे तार के प्राथमिक कुंडली में जब मोटे तार के कम फेरे होंगे, द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे होंगे, तब कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जब प्राथमिक में पतले तार के अधिक फेरे हैं, द्वितीयक में मोटे तार के कम फेरे हैं, तब कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए इसका एक संकेत है, ये तो इतना बड़ा, अगर किसी परिपथ में दिखाना है ट्रांसफार्मर तो इतना बड़ा संरचना थोड़ी दिखाएंगे, उसके लिए हमें कुछ शार्ट संकेत सिंबल लिखना होगा। तो इसका सिंबल देखिए दोनों का हम बना रहे हैं, दोनों का एक सिंबल होता है इस तरीके से। देखिए ये प्राथमिक कहा जाएगा, प्राथमिक कुंडली, और ये होगा द्वितीय कुंडली। और ये बीच में जो 3 क्षैतिज रेखाएं खींची गई है ये क्रोड को प्रदर्शित करता है, ये क्रोड को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से कई पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसी क्रोड का ये सिंबल है 3 क्षैतिज रेखाएं। अब इधर देखिए प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हैं, द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। इसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, यह सिंबल ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। अपचाई का अगर सिंबल बनाना है तो इसका ठीक विपरीत कर देंगे कि पतले तार के अधिक फेरे प्राथमिक कुंडली में जोड़ देंगे, प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे कर दिए और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे लगा दिए। ये क्रोड ही है, ये प्राथमिक है और इसको द्वितीयक कहेंगे। तो इसमें कई प्रकार से ऊष्मा का हानि हो सकता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए तब यह ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही ये कार्य करने वाला यंत्र है, और इसका उपयोग क्यों करते हैं तो ये सब बातें आगे बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और इसको अपचाई कहेंगे, ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये सिंबल दोनों के हो गए, ऊंचाई अपचाई। और ये ऊंचाई का है, अपचाई का अगर बनाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से इधर पतले तार के ये वाले फेरे जैसे दिखाए गए इसको ऊपर कर देंगे और इस मोटे तार के फेरे को नीचे कर देंगे। तो ये अपचाई के लिए यह मतलब जो यहाँ चित्र दिखाया गया ये अपचाई के लिए बन जाएगा। अब आइए देखते हैं इसकी रचना क्या है, कैसे ये कार्य, सॉरी रचना हो गया, क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, किस प्रकार से वोल्टेज को बढ़ा देता है। देखिए आइए समझते हैं। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर को ही आधार मानकर हम यहाँ क्रियाविधि समझाने वाले हैं। तो देखिए इसकी क्रियाविधि कि जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमें उच्च करना होता है या जिस प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाना होता है उसको हम सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं, प्राथमिक कुंडली के साथ जोड़ देते हैं। अब जब प्राथमिक कुंडली से जोड़ेंगे तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत
समय के साथ परिवर्तित होने वाली आवर्ती रूप से बदलने वाली धारा है। अब ये जब आवर्ती रूप से बदलने वाला यहां वोल्टेज आरोपित किया गया तो क्या होगा? देखिए, इस कुंडली में जब ये प्रवाहित होगा प्रत्यावर्ती धारा तो ये परिवर्ती धारा है। परिवर्ती धारा होने के कारण इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण देखिए लगातार इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब इस कुंडली में स्वप्रेरण की घटना होने लगेगी। इस कुंडली में स्वप्रेरण होगी। स्वप्रेरण के कारण चुंबकीय बल रेखाएं निकलना शुरू करेंगी। जैसे ही इसमें धारा परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होगी तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो उसके कारण यहां देखिए चुंबकीय बल रेखाएं ये इसी क्रोड पर दूसरी जो लिपटी हुई द्वितीयक कुंडली है उसमें से होकर गुजरने लगेंगी। लगातार धारा के मान में परिवर्तन होने से जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति इसके चारों ओर होती है, पीछे पढ़ चुके हैं आर्स्टेड प्रभाव में कि जब कोई तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो धारा चूंकि परिवर्तनशील है तो धारा प्रवाहित होने मात्र से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब परिवर्तनशील धारा बहे तो हमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यहां परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के चारों ओर उत्पन्न होगा और उसके कारण जो फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी उस फ्लक्स रेखा से इसमें भी वो प्रवेश करने लगेंगी। एक ही क्रोड पर यह भी जुड़ा हुआ है तो इस क्रोड में प्रवेश करने लगेंगी। तो इस क्रोड से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, इस क्रोड से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। इसमें भी धारा प्रेरित हो जाएगी। तो इसमें जो प्रेरण हुआ वो तो स्वप्रेरण, लेकिन इसकी जो फ्लक्स रेखाएं हैं उसके कारण जो इसमें धारा उत्पन्न हुई है वो अन्योन्य प्रेरण कहा जाएगा। अन्योन्य प्रेरण की घटना पढ़ चुके हैं भाई। पास पास कुंडली रखे हैं, एक में धारा प्रवाहित एक में ही स्रोत द्वारा कर रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्ट धारा नहीं दे रहे हैं, इसमें तो प्रेरण द्वारा धारा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ अन्योन्य प्रेरण की घटना हो रही है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर इसीलिए कहा गया है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो जितना जिस आवृत्ति का हम अप्लाई किए हैं उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल यहां प्रेरित होगा। और इसके फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण यहां भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसकी आवृत्ति इस प्राथमिक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसी के समान होगी। आवृत्ति समान होती है, समान आवृत्ति की बहती है। अब वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है? तो भाई फेरों की संख्या इसमें अधिक है। फेरों की संख्या इसमें अधिक है। फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, उसके अनुपात पर निर्भर करता है। इसमें कम फेरे थे तार के, इसमें अधिक फेरे हैं। इस कारण से यहां जो वोल्टेज जो यहां विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वह उच्च होगा। प्राथमिक की अपेक्षा यहां विद्युत वाहक बल उच्च प्राप्त होगा। अब चूंकि ये बाह्य देखिए बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है, अगर ये परिपथ खुला है तो विद्युत वाहक बल जितना प्रेरित हुआ है वही वोल्टेज के बराबर हो जाए। भाई खुले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये परिपथ खुला है तो निश्चित रूप से यह वोल्टेज के बराबर होगा। अब इसमें जैसे ही धारा का पहला अर्धचक्र प्रवेश करता है, जैसे ही धारा का पहला अर्धचक्र प्रवेश करता है तो यह कुंडली चुंबकित होती है। पहले अर्धचक्र के दौरान एक दिशा में और दूसरे अर्धचक्र के दौरान विपरीत दिशा में। इसी प्रकार से हर साइकिल में लगातार उसमें चुंबकन विचुंबकन होता रहता है, लगातार चुंबकन और विचुंबकन होता रहता है, जिसके कारण इसके समीप रखी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके समीप रखी चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध मतलब इससे प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और ये परिपथ खुला है तो वही विद्युत वाहक बल इसके विभवांतर यानी दोनों सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, वो वोल्टेज बराबर फेरों की संख्या पर यह निर्भर करता है। इसलिए ज्यादा फेरे हैं तो यहां निश्चित रूप से वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ सूत्र है।
देखिए क्या सूत्र है इसमें। हमने मान लिया कि किसी क्षण इस ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय शून्य है। ऊर्जा क्षय मतलब जितनी ऊर्जा यहां दिया गया वो पूरा का पूरा ऊर्जा ट्रांसफर यहां हो रहा है। भाई ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती, वोल्टेज भले ही बढ़ा देता है लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। और अगर ऊर्जा में लॉस नहीं होगा तो हम कहेंगे शक्ति क्षय भी नहीं हो रहा है, तब शक्ति क्षय भी इसमें नहीं होगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर व्यवहार में तो नहीं है, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो आदर्श ट्रांसफार्मर में यह चीज मान लिया जाता है कि प्राथमिक कुंडली का जो शक्ति है उतना द्वितीयक कुंडली में शक्ति, या प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा और द्वितीयक कुंडली में जो ऊर्जा संचित हुई चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह दोनों आपस में बराबर होती है। यानी जो वैद्युत ऊर्जा इसको दिया गया वह वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करेगा और वही चुंबकीय ऊर्जा इस दूसरी कुंडली को वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान कर देगा और यहां फिर से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। प्राथमिक कुंडली को वैद्युत ऊर्जा दिया जाएगा और वो चुंबकीय ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करके इसमें वैद्युत ऊर्जा भेज देगा, तो वैद्युत ऊर्जा यहां आ जाएगी। तो यही कुल मिलाकर ऊर्जा का ही खेल इसमें पूरा होता है। तो मान लीजिए किसी क्षण इसमें स्वप्रेरण के कारण जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में मान लिया गया हमने माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हमने मान लिया एनपी और इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसको मान लिया ईपी और जो वोल्टेज इसमें उत्पन्न हुआ उसको हमने मान लिया वीपी और जो धारा बही उसको मान लिया आईपी। ये पूरा हमने एक साथ लिख दिया कि प्राथमिक कुंडली के हम विभिन्न राशियों को इस प्रकार से लिखेंगे और द्वितीयक कुंडली में जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से मान लिया गया और इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ उसको ES, जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ उसको VS और बहने वाली धारा को IS लिख दिया जाए। तो फैराडे का नियम लगाइए। फैराडे के नियमानुसार हमने माना किसी क्षण इसमें मान लिया गया यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है। तो जितना प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध होगा उतना ही द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से उतना ही चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा, क्योंकि हमने इसमें ऊर्जा का क्षरण नगण्य मान लिया है। ये मान लिया कि ऊर्जा का क्षरण नगण्य है, जितना ऊर्जा यहां सप्लाई किया जा रहा है वो टोटल ऊर्जा दूसरी कुंडली में प्राप्त हो रही है। तो मतलब इसको आदर्श ट्रांसफार्मर मानकर यह निकाला जा रहा है सूत्र। तो देखिए अगर प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है तो उतना ही चुंबकीय फ्लक्स यदि ऊर्जा का क्षरण ऊष्मा के रूप में शून्य हो तब द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी ही होगा।
भाई उष्मा क्षरण अगर नहीं हो रहा है तो जितना यहाँ प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वही चुंबकीय फ्लक्स यहाँ भी बद्ध होगा। तो फैराडे का नियम लगा दीजिए। भाई चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन की दर दोनों में समान होगा। फैराडे के नियमानुसार क्या कह सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो माइनस एनपी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी कह सकते हैं। और द्वितीयक में तथा द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो इसको ई एस अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस एन एस डेल्टा फाइव बी बटा डेल्टा टी। अब यहां देखिए इनका अनुपात ले लीजिए, ई एस अपॉन ईपी। ई एस अपॉन ईपी कहेंगे तो यहां भी देखिए ये दोनों समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा और दोनों ही ऋणात्मक हैं तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां बचेगा क्या, एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो ई एस और ईपी का जो अनुपात होगा वो एन एस और एनपी के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए इस सूत्र से सिद्ध हो रहा है, इसमें चूंकि देखिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, प्राथमिक कुंडली में कम है, तो प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक है तो निश्चित रूप से जब हम ईएस निकालेंगे तो ईएस का मान ईपी की तुलना में अधिक मिलेगा। अब जितना इसमें अंतर होगा, जितने ज्यादा अनुपात में दोनों का फेरों की संख्या होगी उतने ही अनुपात में हमें विद्युत वाहक बल द्वितीयक पर प्राप्त होगा। अब आगे हम कंडीशन लगा सकते हैं, यदि द्वितीयक कुंडली का परिपथ खुला हो, खुले परिपथ पर हो, तब क्या होगा, तब जो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो द्वितीयक कुंडली के सिरे पर वोल्टेज के बराबर होगा। तो अगर द्वितीयक कुंडली का परिपथ खुला हो, ओपन मान लें कि यहां कोई परिपथ बंद नहीं किया गया, तो इसके सिरे पर जो विद्युत वाहक बल यहां प्रेरित हुआ था वह उसके सिरे के विभवांतर के बराबर होगा, यानी ईएस बराबर वीएस कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम प्राथमिक में भी कह सकते हैं, भाई प्राथमिक में भी यही चीज कहा जा सकता है कि प्राथमिक में जो विभवांतर है प्राथमिक कुंडली के सिरे पर उसको भी हम बीपी लिख सकते हैं। तो ईएस और वीएस के रूप में हम इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं, ईएस अपॉन ईपी ये बराबर होगा वीएस अपॉन वीपी, और इसको बराबर कह सकते हैं एनएस अपॉन एनपी, एनएस अपॉन एनपी, यह फार्मूला मिल गया। अब देखिए अगर यहां शक्ति का क्षरण नहीं हो रहा है, यदि यहां ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है तो शक्ति दोनों की बराबर कही जाएगी, दोनों की शक्ति जो होगी वो बराबर होगी। तो उस आधार पर देखिए धारा के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, यदि ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है तो प्राथमिक में शक्ति ये बराबर होगी द्वितीयक कुंडली में शक्ति, ये दोनों के शक्ति बराबर लिए जा सकते हैं। भाई अगर ऊर्जा का क्षरण नहीं हो रहा किसी रूप में, ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है तो हम दोनों की शक्ति को बराबर, क्योंकि ऊर्जा समान, जब ऊष्मा क्षरण नहीं हो रहा है ऊर्जा समान है तो निश्चित रूप से शक्ति भी समान होगी। अब शक्ति को क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक में शक्ति तो शक्ति P, इसको P प्राथमिक की शक्ति को P से लिखते हैं और प्राइमरी कॉइल के लिए यहाँ P लिख सकते हैं और द्वितीयक को
इसकी शक्ति को हम PS लिख सकते हैं। अब P बराबर फार्मूला पढ़े हो भाई, शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुणे धारा। तो प्राथमिक में वोल्टेज BP और प्राथमिक में धारा IP, ये शक्ति के बराबर होगा। BP और IP का गुणनफल प्राथमिक कुंडली में शक्ति के बराबर होगा। और यहां से देखें तो द्वितीयक में शक्ति, तो इसको हम VS × IS कह सकते हैं। अब यहां से अनुपात निकालिए। यहां से देखिए VS और BP का अनुपात अगर निकाला जाए तो VS अनुपात BP ये कितना आएगा, यहां IS को इसके नीचे ले आएंगे और BP को इसके नीचे ले आएंगे, तो BP नीचे आएगा तो BS बटा BP, और यहां देखिए IS इसके नीचे आएगा तो IP बटा IS बन जाएगा, IP बटा IS। यहां से देखिए बिल्कुल विपरीत मिल रहा है, इसमें BS ऊपर है BP नीचे, और इसमें IP ऊपर है IS नीचे है। तो यहां से क्या सिद्ध हो रहा है कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और जब वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी। ये व्युत्क्रमानुपात चल रहा है। अब इन तीनों बातों को यहां से देखिए, ये मिला था ES EP के अनुपात VS BP के अनुपात के बराबर, और इसका अनुपात NS NP के बराबर। अब इसको हम धारा के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको हम धारा के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करके धारा को भी इसमें हम समाहित कर लेंगे। समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो अब हमको व्यापक रूप मिल गया। देखिए इसका हमें एक व्यापक रूप मिल गया इस सूत्र का। क्या मिल गया, ES और EP का अनुपात ये बराबर होगा NS और NP के अनुपात के, और ये बराबर होगा VS और BP के अनुपात के। अभी तक देखिए अनुक्रमानुपात चल रहा है, सब में S ऊपर और सब में P नीचे, लेकिन इसका धारा के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, IP ऊपर कर देंगे, IS नीचे कर देंगे, और इन सभी अनुपातों को R के बराबर मान लेंगे, R के बराबर। अब इसमें R क्या है, तो ये R को कहते हैं परिणमन अनुपात, जहां R बराबर ये ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहलाता है, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात, अब परिणमन अनुपात के मान से ही हमको मालूम चल जाता है कि ट्रांसफार्मर ऊंचाई है या अपचाई। अब कैसे मालूम चलेगा, देखिए यदि R का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, यदि R का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो R का मान अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर ऊंचाई है, या R ग्रेटर देन 1 के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इस तरीके से लिख देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन 1, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज लेस देन 1। ये बात ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर अगर ऊंचाई है तो वहां R ग्रेटर देन 1 होगा, और ट्रांसफार्मर अपचाई है तो R इज लेस देन 1 होगा। तो इस परिणमन अनुपात से हमें यह मालूम चल सकता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, ऊंचाई है अथवा अपचाई। अब आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितने तरह से होता है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां, तो इसमें सबसे पहला तो है कॉपर लॉस, तांबे में हानि। तांबे में हानि, तांबे में हानि क्या होती है भाई, जो इसमें कॉइल लगे हुए हैं या जो पत्ती लगी हुई है ये सब तांबे की बनी हुई है, मेटालिक है,
और धातुओं का अपना कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध अवश्य होता होगा, भाई प्रतिरोध शून्य तो है नहीं। हम सबसे अच्छा सुचालक चांदी को मानते हैं, उसकी अपेक्षा तांबे में चालन कम होता है, तो कम होने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध इसमें अवश्य है। अब अगर प्रतिरोध है तो निश्चित रूप से इसमें ऊर्जा का क्षय हो रहा होगा, उसी क्षय को हम कहते हैं तांबे में हानि, वही क्षय तांबे में हानि कहलाती है। अब इस क्षय को कैसे कम करते हैं, तांबे में हानि जो हो रही है इस क्षय को कैसे कम किया जाता है, तो उसके लिए इस कुंडली के चारों ओर ठंडी वायु का प्रवाह करते हैं या तेल भर देते हैं। ट्रांसफार्मर में सुना होगा तेल भरा जाता है, तो तेल इसी कॉपर लॉस को कम करने के लिए भरा जाता है। उसमें भाई ठंडी वायु या तो प्रवाहित करे या तो उसमें तेल भर दे, तो तेल भर देने से ये तांबे में हानि कम हो जाती है। तो तांबे में हानि कम होने के लिए, कम करने के लिए उसमें ठंडी वायु या तेल भरा जाता है। और दूसरा देखिए लॉस क्या होता है इसमें, सेकंड है इसमें भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराओं में हानि, भंवर धाराओं में हानि, चूंकि ये क्रोड होता है, तांबे की कई पत्तियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन पत्तियों का एक दूसरे से कांटेक्ट बन जा रहा होगा, पत्तियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा होगा, या पत्तियां आपस में जहां भी टच कर रही होंगी वहां भंवर धारा उत्पन्न होने का खतरा बना रहेगा। तो भंवर धारा के माध्यम से भी इसमें ऊर्जा की हानि हो सकती है। कितना भी प्लास्टिक लगा दिया गया हो, कितना भी प्लास्टिक लगा दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे देखिए पानी या जल या तेल भरा है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो वहां भी भंवर धारा इसमें उत्पन्न, चूंकि पटल है, कई पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं और उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे गए, तांबे के तार को भी पृथक करके ही लपेटा जाता है, इसको भी इन पत्तियों से पृथक रखा जाता है। तांबे का तार लपेटना होगा तो वहां भी बीच में प्लास्टिक या वार्निश का प्रयोग करके तब उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तो यानी भंवर धाराओं को कम करने के लिए ही इस क्रोड को पटलित बनाया जाता है, एक दूसरे को पृथककृत करके रखा जाता है। तो इसी भंवर धारा से जो ऊष्मा हानि हो रही है, ऊर्जा हानि, उसी को कम करने के लिए इसको पटलित क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है या पटल के रूप में इसको बनाया जाता है। और तीसरा इसमें देखिए क्या है, शैथिल्य हानि। तीसरा शैथिल्य हानि। अब शैथिल्य के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण इस प्राथमिक कुंडली में चुंबकन और विचुंबकन होता रहता है लगातार। अब विचुंबकन और चुंबकन अगर लगातार हो रहा है तो इससे भी कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, उसी ऊष्मा क्षय को हम शैथिल्य हानि कहते हैं। वही शैथिल्य हानि होती है कि चुंबकन और विचुंबकन होने के कारण जो ऊर्जा क्षय होती है वही ऊर्जा शैथिल्य हानि कहलाती है। अब शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो शैथिल्य हानि को कम करने के लिए ही इसमें नर्म लोहे की पत्ती लगाई जाती है, या और भी अगर कम करना है तो हम कोई चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग करके शैथिल्य हानि को और भी कम कर सकते हैं। अगला देखिए चौथा, और कौन प्रकार की लॉस होती है, तो इसमें हम कह सकते हैं फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि, फ्लक्स हानि क्या होती है, तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां जो होती हैं एक ही क्रोड पर लिपटी होती हैं, इनका युग्मन पूर्ण नहीं होता। इनका युग्मन पूर्ण ना होने का मतलब क्या हुआ कि जितनी फ्लक्स रेखाएं यहां से निकल रही हैं 100% वो फ्लक्स रेखाएं इससे नहीं गुजर रही हैं, कुछ ना कुछ फ्लक्स रेखा इधर उधर क्षय हो जाती है। भाई यहां से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं संपूर्ण रेखा इसमें से होकर गुजरे, ये संभव नहीं, कुछ ना कुछ रेखा तो इधर उधर जा ही रही हैं। तो इस प्रकार से अगर फ्लक्स रेखाओं द्वारा ऊष्मा का कुछ हानि, ऊर्जा का हानि हो रहा है तो उस हानि को हम फ्लक्स हानि कहेंगे। फ्लक्स रेखाओं की जो हानि हो रही है, यहां से मान लीजिए निकली
1000 रेखाएं, 1000 रेखाएं निकली और यहां पहुंची मात्र 900 रेखाएं, तो 100 रेखा तो कम हो गई, इधर उधर बिखर गई। भाई जो फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं, हम जानते हैं बल रेखाएं वक्रीय पथ पर गति करती हैं, तो जो बीच में है वो तो सीधे यहां तक पहुंच गई, लेकिन जो किनारे से निकली हैं वो तो निश्चित रूप से जा रही है अलग, वो इस कुंडली से बद्ध नहीं है। तो इस प्रकार जो फ्लक्स हानि होती है, इस प्रकार जो ऊर्जा हानि फ्लक्स रेखाओं के रूप में होती है, उस हानि को हम फ्लक्स हानि कहते हैं। तो यह 4 तरह की हानियां होती हैं। तो अगर हम व्यवहारिक रूप में ले तो कोई ऐसा ट्रांसफार्मर संभव नहीं है कि जिसमें दोनों कुंडलियों की शक्ति बराबर हो। 100% दक्षता का ट्रांसफार्मर संभव नहीं है। दक्षता क्या होता है, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दक्षता मतलब वही चीज कह रहे हैं कि कोई व्यवहारिक ट्रांसफार्मर ऐसा संभव नहीं है। हम आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% या अंक में 1 कह सकते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 होती है, या प्रतिशत में कहें तो 100% होती है। व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में आधुनिक ट्रांसफार्मर जो निर्मित किया गया है उसकी 90% तक दक्षता है। आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तक है। बाकी और भी ट्रांसफार्मर जो हैं अन्य 70-80% तक दक्षता होती है, उसमें 20% 10% ऊष्मा क्षय हो जाता है, चाहे जितना उसमें हम इंतजाम कर लें। 100% दक्षता व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की नहीं हो सकती है। आधुनिक में 90% दक्षता तक का बनाया जा चुका है। तो देखिए दक्षता क्या होती है, कैसे निकालते हैं। तो दक्षता हम सीधे उसी सूत्र से निकालते हैं कि भाई द्वितीयक में कितना शक्ति है और प्राथमिक में कितना शक्ति है। द्वितीयक कुंडली में शक्ति और प्राथमिक कुंडली में शक्ति का जो अनुपात लिया जाता है वही ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। उसी को हम प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत दक्षता मिल जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा। और ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। अब निर्गत शक्ति मतलब जो द्वितीयक कुंडली पर हमको शक्ति प्राप्त हो रही है वो निर्गत शक्ति कही जाएगी, यानी इसको हम PS लिख सकते हैं, PS। और निवेशी जो इसको दिया जा रहा है प्राथमिक कुंडली पर, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है एसी मेंस द्वारा, उसके कारण जो शक्ति वहां उत्पन्न हो रही है प्राथमिक कुंडली में, शक्ति प्राथमिक कुंडली में PP लिख सकते हैं इसको, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, और ये पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। तो इसी को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू धारा। शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू, यानी विभव और धारा का गुणनफल, करंट और वोल्टेज, यानी हम इसको कह सकते हैं निर्गत शक्ति है तो इसको VS इंटू IS लिख सकते हैं, VS इंटू IS अपॉन ये VS इंटू IS एक ही रूप में लिख दिया जाए, ये IS इस रूप में। और यहां देखिए निवेशी शक्ति तो इसको VP इंटू IP कह सकते हैं। यह फार्मूला दक्षता के लिए है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का यह फार्मूला कहा जाएगा। अब दक्षता अगर प्रतिशत में कहा जा रहा है तो दक्षता प्रतिशत अगर कहा जा रहा है, दक्षता प्रतिशत ईटा से इसको प्रदर्शित करते हैं, ईटा। तो दक्षता प्रतिशत में अगर बताना है तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे बस, यानी PS बटा PP गुणे 100%, या इसको हम VS VP के रूप में भी बदल सकते हैं। तो ऐसा भी दिखा सकते हैं VS बटा VP इंटू IS बटा IP इंटू 100%। ये होती है प्रतिशत दक्षता। अब इसकी उपयोगिता क्या है भाई, ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, तो वैद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थानों पर भेजने की भी उपयोगिता है इस ट्रांसफार्मर की। विशिष्ट धारा का प्रयोग करके भी हम
अधिकतर कार्य अब कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो दिष्ट धारा की नहीं। प्रत्यावर्ती धारा इसीलिए ज्यादा प्रयुक्त की जा रही है। इसकी उपयोगिता हम दूर स्थान से, देखिए पावर हाउस कहां से लाइट उत्पादन होता है विद्युत का, और कहां से कहां तक सप्लाई भेजा जाता है, तो वहां अब हम दिष्ट धारा स्रोत को, अगर हम दिष्ट धारा को भेजना चाहें तो वो कठिन होगा। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से भेजा जा सकता है। अब कैसे भेजते हैं, तो इन्हीं ट्रांसफार्मरों का उपयोग करके। जैसे मान लीजिए विद्युत उत्पादन, कोई पावर हाउस है, विद्युत गृह है, वहां विद्युत उत्पादन हो रहा है और वहां से समीप के नगर में विद्युत भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? विद्युत, भाई वहां उत्पादन हो रहा है, वो 20,000 वोल्ट का उत्पादन कर रहे हैं, 10,000 वोल्ट का, अधिक शक्ति का है, और डायरेक्ट अगर घरों पर उतनी शक्ति का दे देंगे तो घर पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, उपकरण सब जल जाएंगे। या मान लीजिए बहुत दूर स्थानों पर भेजना है, तो बहुत दूर स्थानों पर अगर हम 220 वोल्ट का विद्युत घरों में हमें सप्लाई की आवश्यकता होती है, 200 से 220 तक, 220 वोल्ट कहा जाता है जनरली, तो 220 वोल्ट विद्युत की अगर जरूरत है और वहां पावर हाउस से उत्पादन करके 220 वोल्ट का अगर भेजा जाए, तो जब तार में से धारा वहां से यहां तक आएगी तो रास्ते में तार के प्रतिरोध के कारण वह वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाएगा, वोल्टेज उसका गिरता चला जाएगा, और वोल्टेज जब गिरेगा तो धारा प्रबल होती चली जाएगी, बहुत प्रबल धारा पहुंच जाएगी, तब भी वहां धारा प्रबल होने पर भी नुकसान है। तो ऐसे सिचुएशन में पावर हाउस पर कुछ इस प्रकार प्रक्रिया करते हैं कि जिससे ऊर्जा का क्षय भी कम हो और धारा को आसानी से भेजा जा सके। तो जितनी धारा की आवश्यकता होती है उस धारा को वहां से जब भेजना होता है तो निम्न करके भेजते हैं, यानी वोल्टेज हाई करके भेजते हैं। जो विद्युत गृह है वहां उत्पादन करके हाई वोल्टेज वहां से भेजा जाता है, हाई वोल्टेज के तारों में जोड़कर भेजा जाता है, और वही हाई वोल्टेज जब हमारे मकान के समीप पहुंचता है तो वहां भी एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है। विद्युत गृह में वोल्टेज को उच्च करना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से वहां वोल्टेज उच्च करके तब दूरस्थ स्थानों पर भेजते हैं, और जब घरों में सप्लाई देना होता है तो वहां जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है वो अप चाई होता है, स्टेप डाउन, वो वोल्टेज डाउन करके तब देते हैं हमारे घर, क्योंकि हाई वोल्टेज घर में जाएगा तो नुकसान हो सकता है। तो जितना हमें जरूरत है उस हिसाब से ट्रांसफार्मर उसी प्रकार का प्रयुक्त किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार हमें सप्लाई प्राप्त हो सके। तो दूरस्थ स्थानों पर हम आसानी से प्रत्यावर्ती धारा को भेजा जा सकता है। अब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की अगर तुलना किया जाए तो उपयोगिता किसकी ज्यादा है? तो प्रत्यावर्ती धारा की उपयोगिता अधिक है। अधिकांश देखिए घरों में जितने भी उपकरण हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ही चलते हैं। या देखिए चोक क्वाइल के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल किया जाता है, भाई प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिष्ट धारा को कंट्रोल करने के लिए धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक में ऊष्मा क्षय होता है, वहां शक्ति क्षय होता है, शक्ति क्षय प्राप्त होता है, लेकिन चोक कुंडली है बिना शक्ति क्षय के ही ये प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकती है। तो ये उपयोगिता है। प्रत्यावर्ती धारा अगर हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो चोक कॉइल का प्रयोग करके उसको हम नियंत्रित करेंगे तो वहां शक्ति लॉस नहीं होगा, पावर लॉस से बचा जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में ऐसा नहीं है, वहां निश्चित रूप से पावर लॉस हो जाएगा। और भी कुछ मामलों में है कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है तभी आसान है, रेक्टिफायर का प्रयोग कर देते हैं, रेक्टिफायर दिष्टीकरण कर देते हैं। आगे बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो दिष्ट धारा में कन्वर्ट भी करना आसान होता है, बिना पावर लॉस के आसानी से हम दिष्ट धारा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा लगभग हर मामले में दिष्ट धारा की तुलना में अधिक उपयोगी है। हाँ, कुछ हानियां भी हैं इसमें, कुछ हानियां भी हैं, जैसे अगर कोई मनुष्य के शरीर में अगर टच कर जाए तो दिष्ट धारा की तुलना में अधिक झटका महसूस होगा प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में झटके अधिक लगेंगे, ये ज्यादा खतरनाक साबित होगी दिष्ट धारा की तुलना में। तो दिष्ट धारा की तुलना में ये अधिक खतरनाक होती है, मनुष्य अगर छू ले तो उससे मरने की भी संभावना होती है। प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती है तो अगर कोई मोटे तारों में प्रवाहित करेंगे तो उस मोटे तारों की सतह पर अधिकांश भाग होगा,
अधिकांश भाग मोटे तार की सतह पर होगा, तो वहां भी ऊर्जा का क्षरण होने की संभावना होती है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा को देखिए, अब अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो वहां पतले पतले तार के कई फेरे एक साथ लपेट कर मोटा केबल बनाया जाता है कि जिससे वहां पावर लॉस ना हो। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा की उपयोगिता भी पढ़ लिया गया, हानियां भी पढ़ लिया गया, और यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अब इस पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के रूप में, या न्यूमेरिकल को भी हम एमसीक्यू के रूप में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो अब इसको अगले लेक्चर में, पीछे जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा गया, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी गई, इन दोनों पर आधारित हम एक एमसीक्यू और न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट जो हमें लगेंगे उसको प्रस्तुत किया जाएगा। कम जरूर रहेगा लेकिन वह अपने आप में यूनिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में फिर आगे हम न्यूमेरिकल और एमसीक्यू लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।